हेलो नमस्ते स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका निम्बस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपको पता है कि निम्बस आईएएस के द्वारा यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है इसको डिस्कस करने के लिए एक सीरीज जो है उसको स्टार्ट किया गया था, जिसमें हम 2014 से लेके 2023 तक जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज एंड ईयर वाइज। आज की वीडियो में हम पॉलिटी को डिस्कस करने वाले हैं। 2014 के अंदर जो पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है, तो देखो क्या पूछा गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच। सो जो क्वेश्चन पूछा गया है इट इज अबाउट कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है। दो स्टेटमेंट दी गई हैं अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। नंबर वन स्टेटमेंट देखो, places effective restrictions on the individual liberty in the interest of the state authority। मतलब स्टेट के फायदे के लिए जो इंडिविजुअल है उसके अधिकारों के ऊपर, उसकी लिबर्टी के ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। ओके। नंबर टू, places effective restrictions on the authority of state in the interest of individuals liberty। मतलब उल्टा बोला जा रहा है कि स्टेट की अथॉरिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी इंडिविजुअल की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इंडिया जो है, इंडिया में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट देखने को मिलती है और इंडिया के अंदर हमें फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं सरकार के ऊपर। क्यों? क्योंकि आप इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है, इंडिविजुअल के जो कुछ बेसिक राइट्स हैं वो उनको प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो उस कायदे से अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वो होगी जो स्टेट की अथॉरिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए इंडिविजुअल की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है ये हमारी सही है, ऊपर वाली स्टेटमेंट बिल्कुल इसकी ऑपोजिट है, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे होना चाहिए टू ओनली। सो जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है वो ऑलवेज लिमिटेड गवर्नमेंट होगी, राइट। सेकेंड क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो अगेन हमारे पास स्टेटमेंट दी गई हैं, आपने बताना है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। नंबर वन, द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमंग द मिनिस्टर्स ऑफ द सेड बिजनेस। तो मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो कुछ बेसिक रूल रेगुलेशंस बना सकते हैं, जिसके तहत क्या है, जो आपका एग्जीक्यूटिव है, जो आपके मिनिस्टर्स हैं, वो सही ढंग से और बहुत अच्छे से एफिशिएंटली आप बोल सकते हो काम कर सकें। ओके। नंबर टू जो स्टेटमेंट हमारे पास है, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जितने भी सरकार के जो ऑफिशियल एक्शंस हैं, जो भी ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया जाता है, क्या वो प्राइम मिनिस्टर के नाम के अधीन किया जाता है। मतलब वो सारे एक्शंस जो हैं क्या वो प्राइम मिनिस्टर के नाम के अधीन लिए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाएगी, क्योंकि हमारे देश का जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो कौन रहता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जितने भी ऑफिशियल एक्शंस लिए जाते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम के अधीन लिए जाते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है, लेकिन पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि प्रेसिडेंट ज्यादा अच्छे तरीके से जो मिनिस्ट्रीज हैं वो वर्क करें, उनके लिए कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ए। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 53 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें बताता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, वो किसके अधीन रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनके पास हमारे देश की जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, एग्जीक्यूटिव जो पावर है वो रहती है। देखो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, एक होता है रियल हेड, एक होता है नॉमिनल हेड। हालांकि प्रेसिडेंट जो है वो एक नॉमिनल हेड है, मतलब सिर्फ नाम का हेड है, एक्चुअल में सारे डिसीजंस लेने वाले कौन है, प्राइम मिनिस्टर। बट जो सिग्नेचर है, जो नाम है, जिनके नाम के अधीन ये सरकार चलती है, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि इस सिस्टम को हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया है और वहां पे जैसे हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट है, वहां पे रहते हैं क्वीन या फिर किंग, मतलब वहां के क्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन।
हमारे संविधान के अंदर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात कौन से पार्ट में की जाती है? क्या वो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, या डीपीएसपीज है दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फंडामेंटल ड्यूटीज है, या फिर हमारा 9th शेड्यूल है? तो यहाँ पे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है इसके अंदर हमारे पास एक आर्टिकल आता है दैट इज आर्टिकल नंबर 51, जो खास तौर पे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के बारे में बात करता है। अब इस आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीजें लिखी गई हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 51 ऑफ डीपीएसपी क्या बोलता है? प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। एक तो ये इंडिया की जो स्टेट है, इंडिया की जो सरकार है, उसकी जिम्मेदारी रहेगी कि आपने इंटरनेशनल लेवल पे पीस को एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना है। मतलब वॉर या फिर आप बोल सकते हो अनस्टेबिलिटी, इन चीजों को प्रमोट आप नहीं करोगे। नंबर 2, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन द नेशन। अच्छे रिलेशंस आपने बिल्डअप करने हैं, चाहे आपके नेबर्स है, चाहे वर्ल्ड लेवल पे कोई भी आपकी कंट्री है, उसके साथ अच्छे ऑनरेबल रिलेशंस को आपने मेंटेन करके रखना है। तभी हम बोलते हैं कि इंडिया के द्वारा हमेशा ही रिश्ते अच्छे करने की कोशिश की जाती है, हमेशा ही पीसफुल फॉरेन पॉलिसी हमारी रहती है, राइट। देन फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर द इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटी ऑब्लिगेशंस इन डीलिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड पीपल विद वन अनदर। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी लॉ है, जो भी आप बोल सकते हो पीस के लिए ट्रीटी साइन की गई हैं, अलग अलग रिसोर्सेज के लिए यूनाइटेड नेशन के जो हमें ट्रीटीज, लॉज, एग्रीमेंट्स देखने को मिलते हैं, उन सब की रिस्पेक्ट करनी है और उनके अकॉर्डिंग ही अपने रिलेशंस को आगे बढ़ाना है। एनकरेज सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी डिस्प्यूट आता है तो उसको बातचीत के माध्यम से आप बोल सकते हो, बैठ के शांति से सुलझाना है, ना कि वॉर खड़ी करनी है, राइट। नेगोशिएशंस का सहारा लेना है, आप बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Which of the following are the discretionary powers given to the governor of state? Discretionary power का सिंपल अगर हम मतलब समझे तो मतलब ऐसी चीज, ऐसा एक्शन जो गवर्नर बिना स्टेट के चीफ मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर्स की सलाह के करता है। तो यहाँ पे गवर्नर को ये एक्शन लेने के लिए चीफ मिनिस्टर या फिर उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी सलाह की जरूरत नहीं होगी। तो कौन कौन सी है? नंबर 1, sending a report to president of India for imposing the president's rule। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट सेंड करनी है कि इस स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा दो, अगर उस स्टेट के अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। नंबर 2, अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स। अब देखो मिनिस्टर्स अपॉइंट तो गवर्नर ही करता है, लेकिन किसकी सलाह के ऊपर? चीफ मिनिस्टर की सलाह के ऊपर। तो मतलब ये तो डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, यहाँ पे तो एडवाइस चाहिए। तीसरा है रिजर्विंग सर्टन बिल्स पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा, विधान परिषद ने कोई बिल पास किया है। अब देखो वो लॉ कब बनेगा? जब गवर्नर के उसके ऊपर सिग्नेचर होंगे। मान लो गवर्नर को लगता है कि ये कुछ ऐसा लॉ स्टेट लेजिस्लेचर पास कर रहा है जिसकी वजह से इंडिया लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी तरीके का कोई मुद्दा जो है वो खड़ा हो सकता है, राइट। या फिर आप बोल सकते हो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की पावर्स के डेरोगेटरी हो सकता है। तो कोई भी इस तरीके का बिल अगर पास किया जाता है तो गवर्नर उसको खुद साइन ना करके क्या करते हैं? प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लेते हैं कि इसके ऊपर अब प्रेसिडेंट एक्शन लेंगे। तो उसके लिए किसी तरीके की सलाह की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे सीएम और मिनिस्टर्स की सलाह लगती तो वो तो कभी भी रिजर्व करने नहीं देंगे। तो मतलब ये भी डिस्क्रिशनरी पावर रहेगी। चौथी देखो, मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कुछ बेसिक रूल्स मिनिस्ट्रीज के लिए प्रेसिडेंट बनाते हैं, स्टेट में वो सेम काम कौन करेंगे? गवर्नर। और उसके लिए क्या सलाह की जरूरत रहेगी? बिल्कुल रहेगी। अब सेंट्रल लेवल पे भी प्रेसिडेंट बनाते हैं लेकिन प्राइम मिनिस्टर्स की सलाह के ऊपर, राइट। यहाँ पे भी आपके गवर्नर रूल्स बना सकते हैं बट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो मतलब ये भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। तो डिस्क्रिशनरी पावर एक तो नंबर 1 है, एक नंबर 3 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। तो ये कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं जो गवर्नर के पास रहती हैं। नंबर 1, तो बिल को रिजर्व करना। बिल रिजर्व करने के लिए गवर्नर को किसी भी तरीके की सलाह की जरूरत नहीं है। नंबर 2, प्रेसिडेंट रूल के लिए प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेजना, इसके लिए भी सलाह की जरूरत नहीं है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर को ये बोलना कि कोई भी इंफॉर्मेशन, मान लो कि स्टेट के अंदर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव या लेजिस्लेटिव मैटर है,
उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर से इंफॉर्मेशन मांगना, इसके लिए गवर्नर को किसी की परमिशन नहीं चाहिए, गवर्नर अपने बिहाफ के ऊपर वो इंफॉर्मेशन मांग सकता है। और चौथा है गवर्नर गेट्स एडिशनल चार्ज ऑफ द नेबरिंग यूटी। अब साथ में लगती हुई यूटी, जैसे फॉर एग्जांपल जो पंजाब के गवर्नर है वो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो वो एडिशनल चार्ज भी गवर्नर जो है वो संभाल सकता है। और वो एडिशनल चार्ज के लिए गवर्नर को सीएम से या फिर मिनिस्टर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं इस एडिशनल चार्ज को संभालूं या फिर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के क्या क्या फंक्शंस है। नंबर 1, प्रेपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर द कैबिनेट मीटिंग्स, कि कैबिनेट मीटिंग में क्या चीजें डिस्कस की जाएंगी, क्या बिजनेस डिस्कस होगा। नंबर 2, सेक्रेटेरियल असिस्टेंस टू द कैबिनेट कमिटीज, जो कमिटीज है उनको मदद करना, जो भी उनका काम झाम होगा बोल सकते हो, जो भी लेखा जोखा होगा, पेपर वर्क होगा एंड ऑल, उन सब चीजों में हेल्प करना। तीसरा, एलोकेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द मिनिस्ट्रीज, क्या मिनिस्ट्रीज को फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपका कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो है वो अलाउ करता है? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे आपकी आ जाएगी फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो मतलब तीसरा इनका फंक्शन नहीं है, पहले दो जो है वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के फंक्शन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, सिंपल। तो यहाँ पे आपने याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और उसके अंदर है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर विद इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनका काम होता है एलोकेट करना फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द प्लानिंग इन इंडिया। अब हमारे देश में इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है कुछ टाइम तक, मतलब 2015 से पहले तक, मतलब 2014 तक आपके पास प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। 1 जनवरी 2015 से उसको रिप्लेस कर दिया नीति आयोग ने। तो हमारे देश में ये जो प्लानिंग होती है इसमें कौन कौन इन्वॉल्व रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन कब का है, ये क्वेश्चन है 2014 का, मतलब वो टाइम पीरियड जब आपके प्लानिंग कमीशन के आखिरी दिन चल रहे थे और नीति आयोग आने वाला था, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले तो फाइनेंस कमीशन का क्या यहाँ पे प्लानिंग के अंदर लेना देना है, क्या फाइनेंस कमीशन प्लानिंग करवाता है। नंबर 2, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की क्या यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट है। नंबर 3, द यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रूरल डेवलपमेंट। नंबर 4, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर अर्बन डेवलपमेंट एंड पार्लियामेंट। तो यहाँ पे देखो दो बॉडीज है हमारे पास, एक तो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन के द्वारा प्लान्स बनाए जाते थे, और जो एनडीसी है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इनके द्वारा उन प्लान्स को पास किया जाता था। नेक्स्ट हमारे पास है पार्लियामेंट। देखो पार्लियामेंट तो कोई भी आपने प्लान की बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कुछ बेसिक लेजिस्लेचर्स चाहिए होंगे, तो वो लेजिस्लेचर कौन पास करके देगा आपको, पार्लियामेंट ही अल्टीमेट अथॉरिटी आपके पास। तो नंबर 2 एंड नंबर 5 ये दोनों प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व है। फाइनेंस कमीशन या फिर यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रूरल डेवलपमेंट या यूनियन मिनिस्ट्री फॉर अर्बन डेवलपमेंट का यहाँ पे रोल नहीं है। सो हमारा आंसर हो जाएगा 2 एंड 5। 2 एंड 5 जो है ये खास तौर पे प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। वही चीजें जो मैंने आपको बताई। फाइनेंस कमीशन का देखो काम है कि केंद्र सरकार ने जो टैक्स इकट्ठा किया है उस टैक्स में से कितना हिस्सा केंद्र सरकार अपने पास रखे, कितना हिस्सा किस स्टेट को ग्रांट के रूप में दे दे, इस चीज के ऊपर रेकमेंड करना, राइट। मतलब जो फाइनेंशियल डेवोल्यूशन है वो किस तरीके से होगा, इस चीज के ऊपर बात करता है फाइनेंस कमीशन। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जिसको बनाया गया अगस्त 1952 के अंदर, ये बॉडी खास तौर पे अगर हम बात करें प्लानिंग कमीशन के बनाए गए प्लान्स को पास करती थी, ठीक है। तो ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी, मतलब ना तो इसके बारे में संविधान के अंदर लिखा हुआ था ना ही कोई लॉ कोई एक्ट इसके बारे में बात करता था। ये एग्जीक्यूटिव एक्शन के साथ आप बोल सकते हो पंडित नेहरू के द्वारा बनाई गई थी। देन नेशनल जो आपकी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट है, नाम से पता चल रहा है कि रूरल एंड अर्बन जो भी आपकी एमिनिटीज होंगी, जो भी आपके इश्यूज होंगे उसको रिजॉल्व करना इनका काम होगा। और पार्लियामेंट तो हमें पता है कि हमारे देश की लेजिस्लेटिव बॉडी है, अल्टीमेटली लेजिस्लेचर जो हमारे देश का जो लॉ है वो इन्हीं के द्वारा बनाया जाता है, तो ये तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। नेक्स्ट बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। लार्जेस्ट मतलब उनकी मेंबर्स की स्ट्रेंथ के बेसिस के ऊपर पूछा जा रहा है।
तो इन चारों में अगर हम बात करें, जो एस्टिमेट कमेटी है इसके अंदर आपको 30 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जो सारे के सारे कहाँ से आते हैं, लोकसभा से। तो यही लार्जेस्ट हमारे पास कमेटी है। ये तीनों हमारे पास फाइनेंशियल कमेटी है, जिसमें 3 कमेटीज है, कमेटी ऑन एस्टिमेट्स, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग एंड कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट। ये तीनों फाइनेंशियल कमेटीज है। कमेटी ऑन एस्टिमेट में आपके पास 30 मेंबर्स होते हैं, जो सारे के सारे कहाँ से आएंगे, लोकसभा से। पब्लिक अंडरटेकिंग में 15 मेंबर आपके आते हैं लोकसभा से और 7 मेंबर आते हैं राज्यसभा से, मतलब टोटल आपके पास 22 मेंबर्स है। सेम रहता है पब्लिक अकाउंट कमेटी में भी 22 मेंबर रहते हैं, 15 आते हैं लोकसभा से और 7 आते हैं राज्यसभा से। तो सबसे हाईएस्ट नंबर है दैट इज 30, किसका, कमेटी ऑन एस्टिमेट या एस्टिमेशन कमेटी का। नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया। अक्सर ही न्यूज में चलता है, इस बार भी बहुत न्यूज में हमें देखने को मिला। नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में 2 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, देयर इज नो मेंशन ऑफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे संविधान के अंदर कहीं पे भी नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में लिखा नहीं गया है। ये बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नो कॉन्फिडेंस की बात नहीं की जाती है। नंबर 2, A motion of no confidence can be introduced in लोक सभा only। नो कॉन्फिडेंस का जो मोशन है ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर ही रखा जा सकता है, राज्यसभा में रखा नहीं जा सकता। तो दोनों की दोनों ही स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे जो है ये सही हो जाएंगी कि ना तो संविधान में नो कॉन्फिडेंस मोशन को मेंशन किया गया है और ना ही ये राज्यसभा में रखा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर संविधान में मेंशन नहीं किया तो कहाँ मेंशन किया गया, तो इसको मेंशन किया गया है अंडर रूल नंबर 198 क्लॉज 1 एंड 198 क्लॉज 5 ऑफ द लोकसभा रूल बुक। तो लोकसभा की जो रूल बुक है आप बोल सकते हो, उसके अंदर खास तौर पे जो रूल नंबर 198 क्लॉज 1 एंड 198 क्लॉज 5 है, इसके अंदर मेंशन किया गया है नो कॉन्फिडेंस मोशन। सिंपल। तो संविधान के अंदर मेंशन नहीं है, कोई आर्टिकल, कोई शेड्यूल इसके बारे में बात नहीं करता है। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन मतलब दल बदलने के खिलाफ जो लॉ है वो कौन से शेड्यूल के अंदर मेंशन किया गया है? क्या वो 2nd शेड्यूल है या 5th है या 8th है या 10th शेड्यूल है? तो देखो, हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 8 शेड्यूल्स प्रेजेंट थे, आज हमारे पास 12 शेड्यूल है, मतलब 9th, 10th, 11th एंड 12th इन सबको बाद में ऐड किया गया है। इसमें जो शेड्यूल नंबर 10 है ये खास तौर पे बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ की, मतलब अगेंस्ट डिफेक्शन क्या लॉ होना चाहिए। और ये अक्सर न्यूज में रहता है एंटी डिफेक्शन, तो इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। तो इसको याद करने के लिए जो ट्रिक है, शेड्यूल्स को याद करने के लिए एक सिंपल ट्रिक है, आपने याद रखना है TEARS, दैट इज योर टीयर्स। ये क्या बन गया? टीयर्स। देन OF, ऑफ, देन OLD, ओल्ड, देन PM, प्राइम मिनिस्टर। तो इसको याद रखो, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। टी का मतलब क्या है? फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल क्या बात करता है? टी फॉर टेरिटरी एंड स्टेट्स की टेरिटरी, ड्यूटीज की टेरिटरी, इसके बारे में मेंशन करेगा, मतलब एरिया कितना है। नंबर 2, ई का फुल फॉर्म क्या है? इमोलुमेंट, मतलब क्या क्या सुविधाएं हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को दी जाती हैं, क्या सैलरी रहेगी, क्या सुविधा रहेगी, आप बोल सकते हो प्राइम मिनिस्टर को, नॉट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को, लोकसभा के स्पीकर को, इस तरीके से, है ना। देन ए फॉर क्या है? अफर्मेशन और ओथ। तो प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सब किस तरीके से ओथ लेंगे, कौन किसको ओथ दिलवाएगा, उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे आएगी। आर फॉर राज्यसभा, राज्यसभा की सीट, क्योंकि हमें पता है राज्यसभा में हमारे पास मैक्सिमम 250 सीट्स हो सकती हैं। 250 में से किस स्टेट के पास कितनी सीट्स होंगी? जैसे फॉर एग्जांपल सिक्किम के पास 1 सीट है, यूपी के पास 31 सीट्स है, इसके पास कितनी सीट्स हैं, कैसे एलोकेट की जाएंगी, शेड्यूल नंबर 4 बात करेगा। तो ये 2nd हो गया, ये 3rd हो गया, ये 4 हो गया, 5th आ गया शेड्यूल एरिया। जो पिछड़े हुए कुछ एरियाज हैं उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है शेड्यूल नंबर 5। और इसके साथ ही शेड्यूल नंबर 6 जो है वो बात करता है अदर ट्राइबल एरियाज। अदर ट्राइबल एरियाज जो खास तौर पे आपको क्या है, असम के अंदर, त्रिपुरा के अंदर, मतलब नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखने को मिलते हैं।
देन शेड्यूल नंबर 7 पे आ गया एफ। एफ का मतलब है फेडरल लिस्ट, जिसमें हमारे पास क्या है, पावर की डिवीजन है। 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। मतलब कुछ पावर सिर्फ केंद्र के पास, कुछ सिर्फ स्टेट के पास और कुछ दोनों के पास रहेगी लॉ बनाने की पावर। देन ओ पे आ गया हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जो टोटल 22 लैंग्वेजेस आज के टाइम पे हमारे संविधान के अंदर लिखी गई हैं। ये 8वें नंबर पे आ जाएगा। 9वें नंबर पे हमारे पास आते हैं लैंड रिफॉर्म्स, जिसको फर्स्ट अमेंडमेंट के साथ इस शेड्यूल को ऐड किया गया था। देन उसके बाद 10th नंबर पे हमारे पास है डिफेक्शन, जिसको हमने ऐड किया है 52nd अमेंडमेंट 1985 से, ये भी याद रखना। 11th नंबर पे हमारे पास है पंचायती राज, जिसको 73rd अमेंडमेंट 1992 से ऐड किया गया। और 12th नंबर पे हमारे पास है म्यूनिसिपैलिटीज, जिसको 74th अमेंडमेंट से 1992 के अंदर ऐड किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, राइट। तो ये सारे शेड्यूल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पावर टू इंक्रीज नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड विद। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो गिनती है वो कौन बढ़ा सकता है, तो वो पावर किसको दी गई है? क्या वो प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट है, चीफ जस्टिस है, या फिर लॉ कमीशन? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा द पार्लियामेंट। हमारे पास यहाँ पे 2 आर्टिकल है जो आपने याद रखने हैं। मतलब एक आर्टिकल है, उसके आगे सब क्लॉज है। आर्टिकल 124 क्लॉज 1, इसमें क्या बोला जाता है कि कितनी स्ट्रेंथ होगी सुप्रीम कोर्ट की, ये पार्लियामेंट अल्टीमेटली डिसाइड करेगा। बढ़ानी है, कम करनी है, वो सारी चीज। नंबर 2, आर्टिकल 124 क्लॉज 2 ये बात करता है कि प्रेसिडेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, इन सबको अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन अपॉइंट करने का तरीका क्या रहेगा? आप जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से सलाह लोगे। जैसे हमारे यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम चलता है, जिसमें 5 हमारे पास जजेस रहते हैं, क्यों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और 4 सीनियर मोस्ट जज रहते हैं। उनकी सलाह के ऊपर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो उसके बारे में मेंशन किया गया है यहाँ पे, नॉट कॉलेजियम सिस्टम एज सच, लेकिन ये बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जितने भी रिक्वायर्ड होंगे, उनसे सलाह लेके प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फॉल्स अंडर। सेंटर सरकार, स्टेट सरकार, इनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है, इसको सॉल्व करने की पावर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास। तो उस पावर को हम क्या कहते हैं? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, या एपेलेट जुरिस्डिक्शन है, या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, या फिर रिट जुरिस्डिक्शन है? तो यहाँ पे आ जाएगा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। नाम से समझ आ रहा होगा, एडवाइजरी तो मतलब एडवाइस करना, मुद्दा सुलझाना तो नहीं ना। एपेलेट का मतलब है लोअर कोर्ट की अपील को लेना। रिट का मतलब है कोई फंडामेंटल राइट, मान लो सुप्रीम कोर्ट के केस में तो रिट सिर्फ फंडामेंटल राइट के सिनेरियो में ही इशू होती है, कि फंडामेंटल राइट को लागू करवाने के लिए कुछ ऑर्डर्स जारी किए जा रहे हैं। तो एक ही बचता है, दैट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तहत सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? आर्टिकल 131 के तहत क्या कर सकता है? सेंटर सरकार, स्टेट सरकार के बीच का डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व कर सकता है। सेंटर की सरकार और स्टेट्स की कुछ सरकारों के डिस्प्यूट सॉल्व किए जा सकते हैं। मोर देन 1 स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उसको सॉल्व किया जा सकता है। दैट्स इट। ये वो कुछ क्वेश्चंस हैं जो 2014 के अंदर यूपीएससी में पूछे गए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इससे आपको अंदाजा लग पाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और यूपीएससी के कोर्सेज के रिलेटेड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।